हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। फोकल पॉइंट लर्निंग की तरफ से मैं सफ़ीर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं इन द ईयर 2024। और इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे अगर कोई कॉमन टॉपिक है, सो दैट इज बेसिकली नंबर सिस्टम। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि नंबर सिस्टम के इन क्वेश्चंस को समझते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें, सो दैट हमारा अपकमिंग जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, विच इज शेड्यूल्ड फॉर May 25, 2025। ठीक है, इस दिन जो ये एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका जो पेपर 2 है, विच इज अनऑफिशियली ऑल्सो कॉल्ड सी सेट बाय द एस्पिरेंट्स। तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हमारे पास इन क्वेश्चंस को करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों। ठीक है। नाउ नंबर सिस्टम एज अ जनरल टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और इसी वजह से जब आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देखते हो तो बहुत हाई वेरिएशन में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हो तो नंबर सिस्टम में आपके पास जो चीजें आती हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं नंबर के, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स। अब ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स में जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, ये अलग अलग चीजें आपको शायद थोड़ी बहुत पता हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो पॉइंट इसकी मतलब ये सारे के सारे नंबर्स के आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम का दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो बेसिकली आता है बेस्ड अपॉन डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस पे हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करते हैं कि बिना किसी नंबर को एक्चुअली डिवाइड किए हुए सिर्फ कुछ नंबर के रूल्स के बेसिस पे हम कैसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। दूसरी चीज इसमें आ जाती है रिमाइंडर थ्योरम्स। तो रिमाइंडर थ्योरम्स कोई ऐसे थ्योरम्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को बड़े आसानी से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। तीसरी चीज जो डिविजिबिलिटी से हम समझते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, और फैक्टर्स के साथ हम जोड़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जब आप एप्टीट्यूड की कभी बुक पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अलग अलग दिखते हैं। तो नंबर सिस्टम इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर। लेकिन उस चैप्टर में जब आप इन सारी चीजों को एक साथ पढ़ते हैं, सो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि भाई ये सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में रहेगा, वो ये होगा कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करें, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करने के बाद हम एक फाउंडेशन बनाएं अपनी। ठीक है, हमको एक फाउंडेशन बनानी है फॉर सी सैट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की अपनी एक फाउंडेशन बनानी है जो हमारे को May 25, 2025 को भी काम करे। और उसको छोड़ के अगर हम कोई और एग्जाम देने की सोच रहे हैं, जैसे कि हम सीडीएस देने की सोच रहे हैं, फॉर दैट मैटर हम एसएससी देने की सोच रहे हैं, हम बैंकिंग के एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा बहुत रूडिमेंट्री प्रिलिमिनरी आइडिया हो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। एंड आई होप कि ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एट द सेम टाइम प्लीज डू ऐड योर कमेंट्स सो दैट हमको ये समझ में आए कि हमको आपको और बेटर किस तरीके से सर्व करना है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। तो देखिए, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को कभी भी आप सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सीडीएस हो, कोई भी पेपर में जब आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, द ओनली टिप दैट आई वुड गिव यू इज दैट यू रीड योर क्वेश्चन वेल। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, लाइन बाय लाइन समझें, और फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे पहुंचे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, अनूह्या picks a number, she doubles the number, squares the result, divides the square by 3, subtracts 30 from the quotient and gets 18. What are the possible numbers that Anuhya could have picked up? So
ये क्वेश्चन आपके सामने है। इफ यू वांट टू ट्राई दिस ऑन योर ओन, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। एंड इन द मीन वाइल इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि भाई इसका सोल्यूशन होगा कैसे। ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो द पॉइंट इज कि आपको एक नंबर चूज करना है। दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज चोजन अ नंबर। ठीक है, एक नंबर है कोई सा जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो जब हमको ऐसा कोई भी नंबर चूज करना है, तो उस नंबर को हम चूज ना करके हम उसकी जगह एक वेरिएबल चूज करते हैं, जैसे कि एक्स। सो दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल। मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि वो हमेशा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमने वो नंबर को ले लिया एक्स। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो इन्होंने किया है वो करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या किया है भाई, एक्स को डबल किया। सो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। अब पहले क्या किया, डबल द नंबर। तो पहले नंबर को डबल करो, तो वो बन जाएगा 2x। ठीक है, फिर सेकंड उन्होंने क्या किया, स्क्वायर द रिजल्ट। तो किसको स्क्वायर करोगे भाई, स्क्वायर करोगे 2x को। सो व्हेन यू स्क्वायर इट, इट बिकम्स 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या की आपने, उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया बाई 3। सो डिवाइड बाई 3, ये जब करोगे तो वो बनेगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम द कोशंट। ठीक है, तो 4x स्क्वायर को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी कोशंट आएगा उसमें से हमको 30 घटाना है। ठीक है, सो व्हेन यू राइट दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन, जब आप इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लिखते हो तो इसका मतलब यही होता है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोशंट। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोशंट। जैसे कि अगर मैं सिंपली अगर लिख दूं कि भाई मेरे को ये बता दो कि 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा। सो आपका आंसर क्या आएगा, 3। सो ये 3 क्या है, दिस 3 बेसिकली इज द कोशंट। इट इज द कोशंट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 3। सो दैट इज वाई जब आप 4x स्क्वायर बाई 3 लिखते हो, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट द कोशंट ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमको 30 घटाने को बोला है। तो 30 घटाने को बोला है। सो नाउ लेट अस से, आफ्टर रिड्यूसिंग, दिस इज द फोर्थ स्टेप दैट वी आर डूइंग, 4x स्क्वायर बाई 3 माइनस 30। और इसका रिजल्ट उनको फाइनली क्या मिला, 18। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x, क्योंकि ये इकलौता वेरिएबल है। ठीक है, तो अब क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 30 को मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस था तो प्लस बन जाएगा। सो 4x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 48। अब मेरे को यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब उसके लिए मैंने इन सारे की सारी नंबर्स को एक साइड ले लिया और एक्स को एक साइड रहने दिया। सो जो डिवीजन में था वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में आ जाएगा। सो सब्सिक्वेंटली वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब मेरे को ये मालूम है कि 4 टाइम्स 1 और ये 4 टाइम्स 12 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर विल बिकम 36। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर 36 है, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को चाहिए एक्स की। सो मेरे को मालूम है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी रूट ओवर ऑफ 36। लेकिन जब आप स्क्वायरिंग की बात करते हैं तो हमको ये भी मालूम होता है कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, दोनों का ही जो स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। सो दैट इज वाई हम हमेशा स्क्वायर रूट के आगे में ये दो सिंबल्स को ऐड कर देते हैं, विच रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव रूट एंड अ नेगेटिव रूट। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो दिस बेसिकली मीन्स दैट एक्स कैन हैव द वैल्यू ऑफ आइदर 6 और -6। क्योंकि मैं 6 स्क्वायर भी करूंगा तब भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करूंगा तब भी 36 आएगा। सो माई आंसर वुड बी कि भाई मेरी पॉसिबल चॉइसेस क्या हो सकती हैं। अनूया ने जो नंबर चूज किया वो सिर्फ एक ही आंसर दे सकता है, और वो है ऑप्शन ए, 6 या -6। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ईएसी 2024 में आया हुआ था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 digit numbers made by using symbol single digit prime numbers without repetition।
तो आपको यूपीएससी कभी भी कोई कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं देता, उनकी फ्रेमिंग हमेशा इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है कि आपको उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मिनिमम हो। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सम, लेकिन किसका सम, आपको पूछा है लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लेकिन किससे, यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब आप प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स ओनली। और ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वन ऑफ द फैक्टर वुड बी 1 एंड द सेकेंड फैक्टर वुड बी नंबर इटसेल्फ। इसको छोड़ के इनका और कोई भी फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स बोलते हो। अगर इन दोनों नंबर्स को छोड़ के कोई भी और फैक्टर आ जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर्स में हम कभी भी 1 को नहीं लेते। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब ये क्यों भाई, क्योंकि जब आप 1 की बात करते हो, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ये हर नंबर का फैक्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, इट इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, बट 1 का कोई भी और फैक्टर नहीं है। तो अगर आपको प्राइम नंबर की सिचुएशन को या कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, वहां पे आपको 2 फैक्टर चाहिए। अब 1 का कोई और फैक्टर नहीं है, सिर्फ अकेला वो खुद का फैक्टर है। सो दैट इज वाई डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली जब आपका 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज बेसिकली 2। ठीक है, तो हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो बेसिकली चालू होते हैं 2 से। ठीक है, सो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है, जब आप प्राइम नंबर्स की बात करते हो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसको छोड़ के कोई भी और इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपके जो नंबर्स हैं दे आर ऑल ऑड्स। ठीक है, अब दूसरी बात जो हमको यहाँ पे समझनी है वो क्या, कि हमको क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, लेकिन किससे, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स से। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से बच गए, तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स ये बचे हैं हमारे पास सिर्फ 4। वो हैं 2, 3, 5 और 7। तो अब आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो है ये 4 डिजिट है, और इसीलिए बोला गया है कि आपको 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाने के पीछे का लॉजिक ही यही है कि आपका यहाँ पे कोई भी तरीके का कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, और उसमें भी आपको बोला है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप बोलते हो लार्जेस्ट आपको नंबर बनाना है, तो आपके सबसे बड़े वैल्यूज जो हैं वो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में होने चाहिए। ठीक है, तो द बिगेस्ट नंबर वुड बी 7, 5, 3 एंड 2। और आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसमें आपके जो स्मॉलर वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यूज जो हैं उनको सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में रखना पड़ेगा। सो टेक्निकली दैट वुड बी 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये है आपका लार्जेस्ट नंबर मेड ऑफ प्राइम्स, सिंगल डिजिट प्राइम्स जो आपके 4 हैं, और ये है आपका स्मॉलेस्ट। और इसके बाद आपसे क्या पूछा है, खाली इसका सम करना है कि इन दोनों का सम क्या होता है। तो जब आप इसका सम देखोगे तो वो बनेगा 7 + 2 9, 5 + 3 8, अगेन 5 + 3 8 एंड 7 + 2 9। ठीक है, तो आपका जो सम बना वो कितना बना, वो बना 9889। तो ये अपने आप में आपको एक पैलिंड्रोम नंबर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि ये चारों के चारों ऑप्शंस जो आपके सामने दिए हुए हैं, 7887, 7997, 8998, 9889, ये चारों के चारों जो हैं ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, दे आर ऑल डिविजिबल बाई 11। तो क्विकली मैं वो भी बता दूं कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो 11 से डिविजिबिलिटी पे आप क्या करते हो, आप ऑड और इवन प्लेसेस को अलग करते हो। ठीक है, जो ऑड प्लेसेस में है, जो इवन प्लेसेस में है, और इनका सम ले लेते हो। सम लेने के बाद आप इनका डिफरेंस लोगे। ठीक है, तो जब आप सम लेने के बाद इनका डिफरेंस लोगे तो द डिफरेंस शुड आइदर बी 0
या फिर 11। इन सच अ केस वो डिविजिबल होता है 11 से। तो यहाँ पे आप किसी का भी अगर सम ले लो ऑल्टरनेट प्लेसेस में, जैसे पहले वाले में 7 + 8 विल गिव यू 15 एंड 8 + 7 विल गिव यू 15, तो 15 - 15 इज 0। सिमिलरली 9889 में 9 + 8 इज गोइंग टू गिव यू 17, 8 + 9 इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 17, और 17 - 17 इज गोइंग टू गिव यू 0। तो ये भी 11 से डिविजिबल है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल सी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार ये बहुत हैंडी काम आ जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर। तो आपका जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आया, 9889। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन CDS 2024 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 8, मतलब 0 < <x <8 इफ 100 to the power 97 प्लस 100 to the power 54 प्लस x प्लस 1 लीव्स अ रिमाइंडर 0 when divided by 9। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रिमाइंडर्स। हमको रिमाइंडर निकालना है एक पर्टिकुलर डिवीजन के ऑपरेशन का। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेटर से हमारे पास नंबर है 123, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं लेटर से 2 से, तो 2 यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, 123 जो है इसको आप बोलोगे डिविडेंड। और आपके पास अब 123 को डिवाइड करने के लिए आप 2 की टेबल पढ़ोगे, सो 2 × 6 इज 12, इसका डिफरेंस लिया, ये आया 0, और 3 आया आपके पास नीचे। सो 2 × 1 इज 2, डिफरेंस आया 1। नाउ दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड द रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर और ये है आपका कोशंट। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि भाई ये एक आपका जो डिविडेंड है वो इस फॉर्म में दिया है, और इस डिविडेंड को जब मैं 9 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि 100 to the power 97, 100 to the power 54 को कंप्यूट करके हम अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली रिमाइंडर्स को देखेंगे। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लिखेंगे कि रिमाइंडर ऑफ 100 to the power 97 प्लस 100 to the power 54 प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9। हमको इसका रिमाइंडर देखना है, हमको इसके क्वोशंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इंडिविजुअली सबको डिवाइड करना पड़ेगा, 100 टू द पावर 97 बाय 9, 100 टू द पावर 54 डिवाइडेड बाय 9, x डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9। सबका रिमाइंडर देखना पड़ेगा, कितना कितना रिमाइंडर आएगा। नाउ द पॉइंट इज कि हम 100 को लिख सकते हैं एज 10 का स्क्वायर, दिस इज बेसिकली 100। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर 10 100 to the power 97 को क्या मैं 10 to the power 2 to the power 97 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 to the power 194। क्यों, ये मेरे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, x to the power a to the power b इज इक्वल्स टू x to the power a into b। ठीक है, सो सिमिलरली 100 to the power 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 squared to the power 54, और इससे मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 to the power 108। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रिमाइंडर देखूंगा। मैं 10 से क्यों कर रहा हूं इसको, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि रिमाइंडर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 9 इज 1। ये ऑब्वियस सी चीज है, जब आप 10 को 9 से डिवाइड करोगे, 10 को 9 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स ऑफ 1 इज 9, रिमाइंडर कितना बचा, 1। सो 10 की कोई भी पावर अगर 9 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो कितने बार, जितने बार आपका 10 मल्टीप्लाई होगा उतने बार आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो सब्सिक्वेंटली इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ऑफ 10 to the power 194 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 1 to the power 194। और ये 1 to the power 194 इसलिए हुआ क्योंकि अगर 10 194 बार मल्टीप्लाइड है, तो हर बार 10 को 9 से डिवाइड किया तो हर बार मेरे को 1 की वैल्यू मिली, हर बार 1 मिलता जाएगा। तो 194 टाइम्स अगर मेरे को 1 मिलता है, तो क्या मैं रिमाइंडर को 1 to the power 194 लिख सकता हूँ।
सिमिलरली रिमाइंडर ऑफ 10 to the power 108 डिवाइडेड बाय 9 करूं तो 108 बार अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को हर बार रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो 108 बार 1 भी मिलेगा। सो दैट विल बी 1 to the power 108। अब मेरे को ये मालूम है कि 1 to the power n, जहाँ पे n आपका जीरो से लेके कोई भी नेचुरल नंबर हो, सो दैट इज जीरो से लेके कोई भी आपका नंबर हो आगे 1 to the power n में, सो n इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे 1 to the power anything इज गोइंग टू गिव यू 1, दिस इज गोइंग टू बिकम 1, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम 1। ठीक है। सो 1 to the power 194 भी 1 हो गया, 1 to the power 108 भी 1 हो गया। ठीक है। तो अब मेरे को दूसरा रिमाइंडर क्या देखना है, मेरे को रिमाइंडर देखना है जब 1 को मैं 9 से डिवाइड करूं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। करके देख लो, अगर इसको करके भी देखना है, समझ में नहीं आ रहा तो इसको करके देख लो कि 9 से जब मैं 1 को 9 से डिवाइड करूं, सो 9 टाइम्स ऑफ 0, सो रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो टेक्निकली ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसमें मेरे पास जो रिमाइंडर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं। ठीक है। तो अब ये रिमाइंडर्स को देख लेते हैं एक बार। तो जब हम इन रिमाइंडर्स को देखते हैं, सो व्हाट वी गेट कि भाई मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 1 + 1। एक्स का रिमाइंडर मेरे को पता नहीं है। ठीक है। तो और तीसरा वाला जो मेरा रिमाइंडर है वो भी आ गया 1। ठीक है। सो 10 to the power 194 का रिमाइंडर आ गया 1, 10 to the power 108 का रिमाइंडर आ गया 1, 1/9 का भी रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए बिटवीन 0 to 8। 0 से 8 के बीच में x की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को इनको 9 से डिविजिबल करना है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, तो मेरा ये जो रिमाइंडर आ रहा है, दिस इज माय रिमाइंडर, दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर जो मेरे पास है। तो ये जो रिमाइंडर है ये 9 का एक मल्टीपल होना चाहिए ना, द रिमाइंडर शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर ये रिमाइंडर शुड बी, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा, इन दैट केस ओनली मेरा रिमाइंडर 0 आ सकता है। ठीक है। ये चीज तो मेरे को लग रहा है समझ में आ रही होगी कि भाई आपका ये चारों का चारों जो आपके रिमाइंडर्स जो बच रहे हैं, तो ये चारों जो हैं दे शुड बी डिविजिबल बाय 9। और अगर ये 9 से डिविजिबल होना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 1 + x + 1 शुड बी इक्वल टू 9। इनका सम भी तो 9 आना चाहिए, तभी तो 9 टाइम्स ऑफ 1 करेंगे। ठीक है। अगर ये रिमाइंडर मेरे पास 9 आ जाए, यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू है लेट अस से y, और मेरा रिमाइंडर जो है वो 9 आ जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब सोचो ये x कुछ चल रहा था और मेरा रिमाइंडर 9 आ गया, तो 9 टाइम्स ऑफ 1 इज 9 और ये मेरा रिमाइंडर 0। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 3, विच विल बी 6। तो फॉर x इक्वल टू 6 विच लाइज बिटवीन 0 < <(x) < <(8) हमारी जो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। सो सब्सिक्वेंटली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है। फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। ठीक। अब चलते हैं आगे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी CDS 2024 में था एंड इट वाज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ 4 डिजिट नंबर n हैज एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स ऑफ n²। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ठीक है। ये क्वेश्चन वहां से आता है। अब ये बोलोगे कि भैया ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, बताता हूँ, कोई बहुत सिग्निफिकेंट सा टफ चीज नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमको ये बोलता है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर या एनी नंबर, कॉम्पोजिट नहीं लिख के भी अगर मैं सिर्फ एनी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट
ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हर किसी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक कर सकते हैं और उसकी पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए तो हम पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, कि भाई हम किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमको ऐसे नंबर सामने आते हैं जो और ब्रेक नहीं हो सकते, एंड सब्सिक्वेंटली इन नंबर्स के पावर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेटस से हम नंबर लेते हैं 48। ठीक है, तो 48 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूं, इवन नंबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ 24, 2 टाइम्स ऑफ 12, 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 टाइम्स ऑफ 3 एंड 1 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, सो 48 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3, जिसको आप 16 की टेबल में 16 इंटू 3 भी बोलते हैं। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, कि किसी भी नंबर को जो 1 से बड़ा है हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जब हमको ये चीज समझ में आ जाती है, सो नाउ लेट अस अप्लाई दिस, कि भाई इससे हमको क्या क्या कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरी थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमको सबसे पहली चीज जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि any number n can be represented in the form p1 to the power a multiplied by p2 to the power b, p3 to the power c, ठीक है, एंड सो ऑन, वेयर p1, p2, p3 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। अब इसके बाद जो समझने वाली चीज है वो ये, कि हमारे को अगर निकालना है नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ n, तो वो होता है a+1 मल्टीप्लाइड बाय b+1 मल्टीप्लाइड बाय c+1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका जो भी एक्सपोनेंट है, ठीक है, इन सब में 1 प्लस करते जाओ और सबको प्रोडक्ट लेते जाओ। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स जो होंगे किसी भी नंबर के। ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखा कि हम जब बात कर रहे थे 48 की, तो 48 को हमने लिखा था एज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, तो अब अगर मेरे को निकालना होता नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स, तो वो नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स क्या होते? वो नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स होते ऑफ 48 ऑब्वियसली वुड बी 4+1, ए की जगह मेरे पास 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 1+1, बी की जगह मेरे पास 1 है, सो दिस विल बी 5 इंटू 2, दैट इज 10। तो 48 के 10 डिवाइजर्स हैं टोटल। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर चीज को अभी हम रिवर्स में देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई एक नंबर n है जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 15 गिवन है। ठीक है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर n हैज गॉट 15 डिवाइजर्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हमको 15 डिवाइजर्स मिल चुके हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 15 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 5 इंटू 3। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज बेसिकली 5 इंटू 3, यही तो 15 देगा। तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूं एज 4+1 और 3 को लिख सकता हूं एज 2+1? तो मेरे को ये फॉर्म के साथ एक इक्विवेलेंस मिल जाएगा। तो मेरे को यहां से a की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। b की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो क्या मैं n को लिख सकता हूं कि n जो है दैट कैन बी रिटन एज p1 टू द पावर 4 इंटू p2 टू द पावर 2। ठीक है, अब n को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मेरे को ये मालूम पड़ गया कि n की जो वैल्यू है या n का जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इस फॉर्म का है। अब मेरे से पूछा है कि n स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो n स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर विल बेसिकली बी p1 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय p2 टू द पावर 2 और इसका होल स्क्वायर। तो क्या मैं n स्क्वायर को लिख सकता हूं एज
P1 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय P2 टू द पावर 4। ठीक है, इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं। सो इससे अब मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई? अब ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। सो नाउ आई कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? दैट विल बी 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1, दैट विल बी 9 इंटू 5, दैट विल गिव मी 45। ठीक है, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो एन स्क्वायर के होंगे वो कितने हो गए? वो हो गए 45। ठीक है, सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कितने ब्यूटीफुली यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑन सीडीएस 2024। सीडीएस में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे इस बार। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन फ्रॉम सीडीएस 2024। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट वाज बेसिकली फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 टू द पावर 36 एंड 2 टू द पावर 40, 2 टू द पावर 36 माइनस 1 एंड 2 टू द पावर 45 माइनस 1। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आपको एचसीएफ निकालना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो दैट विल बी एचसीएफ ऑफ 2 टू द पावर 36, 36 की जगह भी मैं एक नंबर लिख लेता हूँ p माइनस 1। ठीक है, एंड 2 टू द पावर q माइनस 1। इसका जब एचसीएफ निकालना होता है दिस इज बेसिकली 2 टू द पावर एचसीएफ ऑफ द पावर्स p एंड q माइनस 1। आपका आंसर सिर्फ इतने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लिख लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी बोलो आइडेंटिटी बोलो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन ये है कि भाई 2 टू द पावर 36 माइनस 1 एंड 2 टू द पावर 45 माइनस 1 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है सो दैट विल बेसिकली बी 2 टू द पावर एचसीएफ ऑफ 36 एंड 45 माइनस 1। ठीक है, अब सिंपली हमको क्या करना है, सिर्फ 36 और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो 36 इज बेसिकली 6 स्क्वायर्ड, या फिर आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 4। ठीक है, 36 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 इज बेसिकली 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड। ठीक है, 45 के बारे में जब आप बात करते हो तो दिस इज बेसिकली 5 इंटू 9 विच इज 5 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर्ड। तो आपका एच सी एफ कितना हुआ? एच सी एफ इज बेसिकली 3 स्क्वायर्ड विच इज 9। तो एच सी एफ ऑफ 36 और 45 आया 9। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमको समझ में आता है एच सी एफ ऑफ 2 टू द पावर 36 माइनस 1 एंड 2 टू द पावर 45 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9 माइनस 1। ठीक है, सो 2 टू द पावर 9 माइनस 1 जो है, अब 2 टू द पावर 9 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 3 माइनस 1। वही सेम चीज x टू द पावर m इंटू n कैन बी रिटर्न एज x टू द पावर m टू द पावर n। सिंपल सा आपका रीअरेंजमेंट है। सो 2 क्यूब्ड इज 8, 8 क्यूब माइनस 1, तो 8 का क्यूब क्या है? 512। सो 512 माइनस 1, द आंसर विल बी 511। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी, 511। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था 2024 में सीआईएसएफ के लोअर डिवीजन क्लर्क के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजिट्स कैन नेवर बी एट द यूनिट्स प्लेस इन 273 टू द पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो टेक्निकली आपको ये पूछा गया है कि भाई ये नंबर है हमारे पास 273 टू द पावर n, तो इन चारों डिजिट्स में से ऐसा कौन सा डिजिट है जो यूनिट्स प्लेस में नहीं आ सकता इस पर्टिकुलर आपका जो बेस है 273 की जो पावर है, कोई भी पावर हो जो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसके यूनिट्स प्लेस में इनमें से कौन सा जो डिजिट है वो नहीं आ सकता। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स डिजिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स डिजिट वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपका जो नंबर सिस्टम होता है। और उस यूनिट्स डिजिट के कॉन्सेप्ट में अगर मैं जाऊं, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली टॉक्स अबाउट द यूनिट्स डिजिट इन द पावर्स ऑफ 3। ठीक है, यूनिट्स डिजिट इन द पावर्स ऑफ 3, और इसका एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जो होता है वो है साइक्लिसिटी ऑफ 3।
तो साइक्लिसिटी ऑफ थ्री के बोलने का मतलब है कि हम जब थ्री की पावर्स को लिखते जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि 3 to the power 1 इज 3, 3 squared is 9, 3 cubed is 27, 3 to the power 4 is 81, 3 to the power 5 is 243। तो अगर मैं यूनिट्स प्लेस देखता चलूं तो यूनिट्स प्लेस जो है वो मेरी हर चौथे पावर के बाद वापस से रिपीट होती है। एंड इफ दैट इज द सिचुएशन कि मेरे हर चौथे पावर के बाद मेरी यूनिट्स प्लेस जो है वो रिपीट होती है, सो देन दिस पर्टिकुलर नंबर 3 हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4। कि हर चौथे पावर के बाद मेरे को जो नंबर मिलेगा या यूनिट्स प्लेस मिलेगा, आई एम ओनली कंसर्न विद द यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस, तो वो रिपीट होते हुआ मिलेगा सेम सीक्वेंस में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 3 to the power 5 करूँ, ठीक है, इफ आई डू 3 to the power 5 आई विल गेट 729। सो अब 729 देखो, 729 में यूनिट्स प्लेस 9 है, और इससे पहले यूनिट्स प्लेस 9 था 3 to the power 2 में। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप कि हर चार पावर्स के बाद आपका नंबर रिपीट हो रहा है। सो इसीलिए 3 को हम बोलते हैं कि उसकी साइक्लिसिटी 4 है। एंड नाउ एट द सेम टाइम हमको यहाँ पे एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जो इस क्वेश्चन में पूछी हुई है वो ये कि भाई 273 का यूनिट्स प्लेस क्या है, इसका यूनिट्स प्लेस जो है दैट इज ऑल्सो 3। ये इसका यूनिट्स प्लेस है जो बेस है। तो हमको बेसिकली 273 to the power n का यूनिट्स प्लेस जो होगा वो वही नंबर हो सकता है या वही डिजिट हो सकता है जो 3 के पावर्स में आए। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट्स प्लेस 273 है, 3 है। सो दैट इज वाई ये आपका जब यूनिट्स डिजिट 3 है, तो 3 की पावर को जब हम देखते हैं तो हमको दिखता है कि 3 की पावर जब है तो उसके यूनिट्स प्लेस या तो 3 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 27 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। तो इन चारों के चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं हो सकता, और वो है ऑप्शन सी, विच इज 5। तो 3 की कोई भी पावर में यूनिट्स प्लेस कभी भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर था। तो आप खुद देखो कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, कई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं लगे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल लगे होंगे, एक आध क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, बट इससे हमको समझ में क्या आता है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अच्छे से करने वाले हैं वो बेसिकली है यूनिट्स डिजिट का। रिमाइंडर से क्वेश्चन आते हैं। फर्दर आप जब देखोगे कि भाई HCF LCM के क्वेश्चंस कभी इस तरीके से पूछे जाते हैं, अभी तक यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं है सिविल सर्विसेज में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये आगे भी दिख नहीं सकता। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का रीजन ही ये था कि हम ये देख सकें कि भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक रिफ्रेशमेंट हो जाए, एंड एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है आप बेटर तरीके से रिवाइज कर सको। ठीक है, आई रियली होप कि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो, आपका टाइम बचा हो, एंड एट द सेम टाइम आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने कंटेम्प्रेरीज को, पीयर्स को बताएं। एंड एट द सेम टाइम वी वुड लव टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम यू, तो वो भी बताइए, एंड अकॉर्डिंगली हम और भी वीडियोस लेके आएंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे, और भी वीडियोस लेके आएंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, सो दैट योर प्रिपरेशन इज सिंप्लीफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो इसके साथ मैं अब आपको बाय बाय करता हूँ, अगली बार मिलते हैं, थैंक यू।